हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी 11th क्लास की थर्ड चैप्टर 13 चैप्टर जो कि है महासागरीय जल संचलन। इसमें हम महासागरों में जो जल का संचलन होता है उसके बारे में समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो महासागरीय जल स्थिर ना होकर गतिमान है। हम देखते हैं कि महासागर का जो जल है वो कभी भी स्थिर नहीं होता है। स्थिर पानी हमेशा सड़ जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। तो इसलिए जो है जो हमारे महासागर होते हैं उनका पानी जो ठीक ठाक रहता है वो इसीलिए रहता है क्योंकि वो हमेशा निरंतर जो है गति करता रहता है। इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे कि तापमान, खारापन, घनत्व तथा बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। ये सारे कारक होते हैं जिनकी वजह से महासागर गति करते हैं। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं, यानी कि ऊपर उठना, नीचे गिरना भी और आगे पीछे होना भी, ये भी इसकी गति होती है। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित हैं, ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव होता है, जबकि तरंगे जल की क्षैतिज गति है, यानी कि जो धाराएं होती हैं वो एक साथ पीछे से पानी उठाकर लाती हैं आगे की ओर, फिर आगे से पीछे ले जाती हैं। ये होती हैं महासागरीय धाराएं। जो महासागरीय तरंगे होती हैं उनमें क्या होता है कि क्षैतिज गति से इस तरह से जो जल है वो गतिमान रहता है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता। इनमें फर्क है। जो धाराएं होती हैं, धाराओं में पीछे का पानी उठ करके आगे आता है, यानी कि बड़ी मात्रा में पानी एक जगह से दूसरी जगह जो है स्थानांतरण करता रहता है। तरंगे ऐसा नहीं करती। तरंगे मतलब हमें दिखेंगे कि पानी चल रहा है, लेकिन तरंगे जो है उसमें पानी चलता नहीं है, वो सिर्फ हिलता है। वो तरंगे होती है। तरंगे के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्रों में जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठते हैं एवं नीचे गिरते हैं, जिनको हम ज्वार भाटा कहते हैं। अभी आगे समझेंगे। अधः स्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह एवं अप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार हैं। तरंगे, तो तरंगे वास्तव में ऊर्जा हैं, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। तरंगों में जलकण छोटे छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं, कुछ इस प्रकार से जैसे हम किसी पानी वाले या हम देखेंगे किसी स्थल पर, जैसे झील है या कोई तालाब है, उसमें अगर हम पत्थर मारे तो इस तरह से गोल गोल भंवर धाराएं चलती हैं। तो इसमें जो जल है वो रहता वही है, स्थिर ही रहता है, यानी कि जल नहीं गति कर रहा है, लेकिन उसमें जो धाराएं हैं वो बन रही हैं। तो इनको हम जो तरंगे हैं तरंगे कहते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये वायु के द्वारा भी बनती हैं। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल से स्थिर को कदाचित ही प्रभावित करती है। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है इसकी गति कम हो जाती है। ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है तथा जब जल की गहराई तरंग दैर्ध्य के आधे से कम होती है तब तरंग टूट जाते हैं। बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती हैं। तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती हैं बड़ी होती जाती हैं तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। अधिकतर तरंगे वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती हैं। जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर शांत जल पर बहती हैं तब छोटी छोटी उर्मिकाएं बनती हैं तथा वायु की गति बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता जाता है। जब तक इनके टूटने से सफेद बुलबुले नहीं बन जाते, तट के पास पहुंचने टूटने तथा सफेद बुलबुलों में सर्फ की भांति घुलने से पहले तरंगे हजारों किलोमीटर की यात्राएं करती हैं। जैसे सर्फ में बुलबुले बनते हैं, कुछ ऐसे बुलबुले फिर यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। एक तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंगे अपेक्षाकृत ढाल वाली होती हैं तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनती हैं। कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दुरस्थ स्थानों पर होती है। संभवतः दूसरे गोलार्ध में तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी यह कितने समय तक प्रभावी है तथा उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय से एक ही दिशा में प्रवाहमान है, इससे उसके बारे में पता चलता है। यह तरंगों की गति एवं जलीय अणु। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है द्रोणी का उभार, यानी कि इसको हम कहेंगे कि द्रोणी का उभार है। दाहिनी ओर प्रगामी तरंगे और यहाँ पर शीर्ष पतन, यानी कि जो ऊपर उठ रही है इसको हम शीर्ष पतन कहेंगे। ये द्रोणी का उभार जो नीचे जा रही है और इसको जब ऊपर उठ रही है तो इस प्रकार से चलती है तरंगे।
जो ऊपर उठ रही है उसको हम शीर्ष पतन कह रहे हैं और जो नीचे को जा रही है उसको हम द्रोणी का उभार कह रहे हैं। तरंगे गति करती हैं क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करता है। जो वायु होती है, हवा होती है, वो हमारे जल को भी प्रवाहित करती है, इसी से तरंगे बनती हैं। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है। गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है एवं तरंग नए स्थिति में गति करती है। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंग पर यह नीचे या पीछे की ओर होता है। तरंगों की विशेषताएं क्या क्या हैं? तरंग, शिखर एवं गर्त। एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर एवं गर्त कहते हैं। अभी हमने देखा कुछ इस तरह से जो बनती है, ऐसे बनती है ना, तो इनको शिखर और गर्त कहते हैं। तरंग की ऊंचाई, यह एक तरंग के गर्त के अधः स्थल से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है। तरंग आयाम, यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समयांतराल है। तरंग दैर्घ्य, यह दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। तरंग गति, जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं तथा इसे नॉट में पाया जाता है। तरंग आवृत्ति, यह 1 सेकंड के समयांतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। ये होती है तरंगों की विशेषताएं। ज्वार भाटा को हम समझे, ज्वार भाटा होता क्या है? तो चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या 2 बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य भी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, चंद्रमा भी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है और हमारी पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये तीनों एक दूसरे को अपनी अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। अब इसकी वजह से, क्योंकि भारी पिंड है, यानी कि जो हमारे खगोलीय पिंड है उनमें ये भारी है, ऐसा तो है नहीं कि उठ करके ऐसे चले जाएंगे। इसके कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो इसके कारण जो पानी है उसमें खिंचाव होता है। तो पानी का ऊपर उठना व नीचे गिरना, इसको हम ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। जलवायु संबंधी प्रभावों, वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को महुर्मी कहा जाता है। महुर्मी ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होती। ज्वार भाटाओं का स्थानिक एवं कालिक रूप से अध्ययन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसकी आवृत्ति, परिमाण तथा ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा का और सूर्य का, उसके कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है। जब हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो घूमने के कारण हमें पता है, जब किसी चीज को हम गोल गोल घुमाते हैं, अगर हम किसी धागे में एक कंकड़ को बांध लें, तो अगर हम उसको घुमाएं तो हम देखेंगे जो कंकड़ है वो बाहर की ओर जा रहा है। तो ऐसे ही अपकेंद्रीय बल है। जो हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो घूमने के कारण इस पर अपकेंद्रीय बल लगता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर 2 महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी कारक हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जबकि विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है। तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है, यानी कि वो अपनी ओर खींच रहा है। ज्वारीय बल घूमने के कारण उसे अपनी बाहर की ओर खींच रहा है। तो इस तरह से ज्वार जो है उत्पन्न होता है। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल इन दो बलों के बीच के अंतर है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण तथा अपकेंद्रीय बल। इसके कारण ज्वार बनता है। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों में अपकेंद्रीयकरण बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। यहाँ पर अगर हम समझे गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वार भाटा के मध्य संबंध क्या है, तो यहाँ पर दिखाया गया है। ये रहा सूर्य हमारा, यहाँ पर चंद्रमा और ये रही पृथ्वी। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है, ये अपनी ओर खींच रहे हैं, ये खींच रहा। तो यहाँ पर हमें देखेगा कि पृथ्वी तो थोड़ी सी, मतलब माना जाता है कि बहुत थोड़ी सी खिसकती है पृथ्वी भी, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी जाकर के यहाँ पर बैठ जाएगी, नहीं। तो जो हमारी पृथ्वी है वो यहीं पर रहती है, लेकिन जो इसके अंदर पानी होता है, यानी कि जो पानी है, वायु है, वो इधर की ओर खिंच जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर ज्वार उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से इस स्थिति में होता है नीचे वाली में। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर सूर्य है, चंद्रमा है, ये गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही। यहाँ पर पृथ्वी चूंकि घूम रही है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के साथ में अपकेंद्रीय बल भी लग रहा है। अपकेंद्रीय बल में जो चीजें होती हैं केंद्र से बाहर की ओर खिंचती हैं, इस तरह से। तो इस तरह से जो हमारी पृथ्वी है वो अपकेंद्रीय बल जो है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल दूर है, तो इस वजह से जो यहाँ पर पृथ्वी है उस पर अपकेंद्रीय बल ज्यादा काम कर जाता है और जो ज्वार है वो इधर की ओर इधर चले जाते हैं। यहाँ पर 2 परिणामी ज्वारीय भार यहाँ पर दिखाए गए हैं। जब दोनों तरफ से
बल लगता है, इधर अपकेंद्रीय बल लग रहा है इधर की ओर और इधर गुरुत्वाकर्षण, तो कुछ इस प्रकार की स्थिति जो पृथ्वी पर है वो बनती है। गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारभाटा के मध्य यहाँ पर संबंध हमें देखने को मिल सकता है और इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की दूसरी तरफ कम होता है क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिक दूर होता है। दूसरी वाली जो दूरी होती है, जैसे ऐसे है ना पृथ्वी, तो इधर पर तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा चंद्रमा का, तो इससे जो आ रहेगा, यहाँ अपकेंद्रीय बल लग रहा है दूसरी तरफ, यहाँ पर अपकेंद्रीय बल ज्यादा मजबूत हो जाता है। अपकेंद्रीय बल लग तो यहाँ पर भी रहा है लेकिन वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत है इसलिए वो अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अपकेंद्रीय बल है, यहाँ पर दूरी ज्यादा है चंद्रमा से, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा का काम नहीं कर पाता, तो यहाँ अपकेंद्रीय बल काम कर जाता है, इसलिए यहाँ पर अपकेंद्रीय बल से ज्वार उत्पन्न होता है तथा यहाँ अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होता है, अतः यह चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज अथवा उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनसे ज्वारीय उभार पैदा होते हैं। कनाडा में फंडी खाड़ी की ज्वारभाटा, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है, सबसे उच्च जो ज्वार आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई यहाँ पर 15 से 16 मीटर के बीच की होती है क्योंकि वहां पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। प्रतिदिन जो है 2 उच्च और निम्न ज्वार आते हैं, लगभग 24 घंटे का ये समय होता है, अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। अनुमानतः ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर ज्यादा ऊपर की ओर उठता है। अगर आप समुद्री बीच पर टहलते हुए समुद्री भृगु के किनारे पहुंचे, जो प्राय वहां होते हैं, आप ज्वार देखना ना भूलें। अगर आप 1 घंटे तक वहां हैं तब आप पाएंगे कि वहां से आपने शुरू किया था, वहां पहुंचने के पहले ही पानी आपके सिर के ऊपर हो गया है, तो यहाँ पर पानी जो है वो ऊपर उठता चला जाता है। जहाँ महाद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत है वहाँ ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वारंद व खाड़ियों की आकृतियां भी ज्वार भाटाओं की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। शंक्वाकार खाड़ी ज्वार के परिमाण को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देता है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वारंद मुखों से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। ज्वारभाटा के प्रकार, तो ज्वारभाटा की आवृत्ति, दिशा एवं गति में स्थानीय व सामयिक भिन्नता पाई जाती है। ज्वारभाटाओं को उनकी बारंबारता, एक दिन में या 24 घंटे में या उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। आवृत्ति पर आधारित ज्वारभाटा किस प्रकार के होते हैं, तो अर्धदैनिक ज्वार यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई वाले होते हैं। दैनिक ज्वार, इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार आता है। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। दैनिक में जो आती है मिश्रित ज्वार, ऐसी ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागरों के बहुत से द्वीप समूह पर उत्पन्न होते हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा, तो उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है, यानी कि किस स्थिति में है तीनों उस पर यह निर्भर करेगा। वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वृहद ज्वार, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होता है, जैसे कि तीनों एक ही रेखा में है तो यहाँ पर हमें अधिक ज्वार देखने को मिलेगा। इनको वृहद ज्वार भाटा कहा जाता है तथा ऐसा महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय और दूसरा अमावस्या के समय, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा एक ऐसे टाइम होता है जब सूर्य और पृथ्वी जो चंद्रमा है वो एक ही लाइन में आ जाते हैं और सूर्य भी। निम्न ज्वार, सामान्यतः वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के 2 गुने से अधिक होते हुए भी यह बल के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक है इसलिए क्योंकि यह पृथ्वी के अधिक निकट है। जो चंद्रमा है इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ज्यादा लगता है क्योंकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, उपभू जिसको कहते हैं, असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं क्योंकि जो चंद्रमा है उसकी स्थिति
जो पृथ्वी के पास है वो और भी ज्यादा निकट हो जाती है। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी अपभू पर होता है तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के क्रम में उनकी औसत ऊंचाई से कम होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है उपसौर प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम भी असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है अपसौर प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है भाटा कहलाता है। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है उसे बहाव या बाढ़ कहा जाता है। ज्वार भाटा का महत्व क्या है, क्या होता है इससे? तो चूंकि पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है और इनकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यही पता चल सकता है कि कब ज्वार आएंगे और कब नहीं आएंगे। यह नौसंचालकों व मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय पर एवं ज्वारन मुख के भीतर, जहां प्रवेश द्वार पर छिछले रोधिका होते हैं जो कि नौकाओं एवं जहाजों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। ज्वार भाटा तलछटों के डिसिल्टेशन में भी मदद करते हैं तथा ज्वारंध मुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी ये मदद करते हैं। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति कनाडा, फ्रांस, रूस एवं चीन में, यानी कि जो बिजली है, बिजली बनाने में किया जाता है, क्योंकि जब पानी ऊपर उठता है, ज्वार भाटे आते हैं, पानी ऊपर उठना और नीचे गिरने से जो टरबाइन है वो घूमते हैं जिससे बिजली का निर्माण करते हैं। उत्पन्न करने में भी किया जाता है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के दुर्गा दुबानी में लगाया जा रहा है। महासागरीय धाराएं, तो महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान है। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं। महासागरीय धाराएं 2 प्रकार के बलों के द्वारा प्रभावित होती हैं। कौन कौन से? प्राथमिक बल जो कि जल की गति को प्रारंभ करता है और दूसरा द्वितीयक बल जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे हैं सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना और दूसरा वायु, गुरुत्वाकर्षण तथा कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल हमने देखा था अभी जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कोरियोलिस बल जो हवाओं की गति है वो उत्तर और दक्षिण दिशा में बदल देती है। सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। महासागर के सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करती है। इस क्रम में वायु एवं पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होता है तथा उनके चारों ओर बहाव को वलय कहा जाता है। इनके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में वृहत वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती हैं। पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय धाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज्यादा सघन है तथा इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है, क्योंकि खारे जल में तो जो सैलिनिटी होती है, यानी कि जो नमक की मात्रा है वो अधिक होती है, जिसकी वजह से जो जल है वो सघन हो जाता है। ठंडा जल भी उसके कण जो अणु होते हैं वो पास पास होने के कारण सघन हो जाता है। सघन जल नीचे बैठता है जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। हम देखते हैं कोई भी चीज गर्म होकर के हल्की होती है और हल्की होकर वो ऊपर उठती है, तो इसी प्रकार से जल का कॉन्सेप्ट है। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं एवं धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। गर्म जल धाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाती हैं और ठंडे जल का स्थान ले लेती हैं। महासागरीय धाराओं की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो धाराओं की पहचान उनके प्रवाह से होती है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं, वह यहाँ इनकी गति 5 नॉट से अधिक होती है। महासागर में धाराओं की गति धीमी हो जाती है जो 0.5 नॉट से भी कम होती है। हम किसी धारा की गति को उसके वाह के रूप में जानते हैं। वाह को नॉट में मापा जाता है। धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है। यहाँ पर दर्शाया गया है कि महासागरों में प्रमुख धाराएं किस प्रकार से बहती हैं, यानी कि शीत धाराएं और गर्म धाराएं यहाँ पे दिखाई गई है। गर्म धाराएं कौन सी होगी? जहाँ सूर्य की किरणें ज्यादा देखने को हमें मिलेंगी। तो यहाँ पर जो हमें
जल है, यानी कि गर्म धाराएं ठंडी धाराओं की तरफ चलती हैं और ठंडी धाराएं गर्म धाराओं की तरफ बहती हैं। तो हमें यहाँ पर जो गर्म धाराएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये रहा, पश्चिम की ओर बह रही हैं, फिर यहाँ से घूम करके जा रही हैं, यहाँ पर फिर ठंडी हो रही हैं। जो गर्म धाराएं हैं वो ये रही, यहाँ पर गर्म धाराएं यहाँ हमें बहती हुई दिखाई दे रही हैं। इनकी गति विषुवत वाले क्षेत्र की ओर जो है, आसपास वाले क्षेत्र में हमें गर्म धाराएं अधिक देखने को मिल रही है। ठंडी धाराएं हमें उच्च अक्षांशों पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो कम पड़ता है, तो इसके कारण जो पानी है वो भी गर्म ही यहाँ पर जो ठंडा है वो देखने को मिलेगा। महासागरीय धाराओं के प्रकार, तो महासागरीय धाराओं को उनकी गति, उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा व गहरी जलधारा में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊपरी जलधारा महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है। यह धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित हैं। गहरी जलधारा महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है, वहाँ गहरी जलधाराएं बहती हैं, क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म व ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती हैं। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है, और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती हैं और प्राय महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और कोरियालिस प्रभावों से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह वायुमंडलीय प्रवाह से मिलता जुलता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों पर वायु प्रति चक्रवात के रूप में बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रवाह उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवात के रूप में होता है और महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुकरण करती हैं। मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रवाह जलधाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जलधाराएं कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। महासागरीय जलधाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं। आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं उष्णकटिबंधीय व विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती हैं, जबकि यहाँ की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ जाती हैं। विभिन्न महासागरों की प्रमुख जलधाराओं को मानचित्र इसमें दिखाया गया है। प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में बहने वाली धाराओं की सूची हम यहाँ पर बना सकते हैं। कौन कौन सी धाराएं बहती हैं यहाँ पर। महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्या होंगे, जैसे कि हमने तरंगों के प्रभाव देखे। महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। उष्ण व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं, विषुवतीय क्षेत्रों को छोड़ करके। विषुवत वाले क्षेत्र में गर्म जलधारा है, उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं व साथ ही दैनिक व वार्षिक तापांतर भी यहाँ पर कम देखने को मिलता है। यहाँ कोहरा छा जाता है, यद्यपि ये क्षेत्र प्राय शुष्क हैं। मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं, जिसके कारण वहाँ एक अलग अनूठी जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होती है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों की समानांतर बहती है। इसी कारण यहाँ जलवायु गर्म व आर्द्र वर्षा कारक होती है। ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं। जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंटन बढ़ोतरी में सहायक होती है, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं में ये पाए जाते हैं। तो इसमें हमने देखा महासागरीय जल का किस प्रकार से संचलन होता है। आज के इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।